वेलकम टू आवर चैनल एकेडेसिया। आज हम देख रहे होंगे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर में जो अपना लास्ट सब टॉपिक डिस्कस होने से रह गया था, दैट इज वेक्टर। वेक्टर हम देख रहे होंगे फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है। वेक्टर मैथमेटिक्स का एक काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है, उतने डिटेल में मैंने जाना है जितना डिटेल मैथमेटिक्स में पढ़ना है। हम देखेंगे फिजिक्स के हिसाब से कितनी वेक्टर यूज़ में आनी है हमारे फर्दर फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। कुछ बेसिक देखेंगे जो हमें फिजिक्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अच्छा, इससे पहले जो भी टॉपिक्स डिस्कस हो रखे हैं मैथमेटिकल टूल्स के, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, आप हमें वहाँ भेज सकते हो। शुरू करते हैं अपना वेक्टर। वेक्टर समझने से पहले, वेक्टर में घुसने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिसमें पहला चीज़ है अपना कि कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है या कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम 10th तक XY प्लेन पढ़ के आते हैं, ठीक है। XY प्लेन हमें क्लास 8 में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। 10th तक हमें बेसिकली आइडिया होता है XY प्लेन का कि अगर x, y लिख रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस वाइट बोर्ड की बात करें, ये जो अपना ये वाइट बोर्ड है, अगर इसकी बात करें तो इसके इस वाले डायमेंशन को हम x एक्सिस बोल देते हैं। ये वाली डायमेंशन जो भी है अपनी हॉरिजॉन्टल वाली x एक्सिस, और इसको y एक्सिस बोल देते हैं वर्टिकल वाले डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर दें 0,0, बात कर रहे हैं अभी हम XY प्लेन की। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ x, y, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि x में कितने डिस्टेंस पे है और y में ये कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये तो हम क्लास 10 तक इतनी सारी चीज़ें पता होती हैं हमें। अब हम आ चुके हैं सीनियर क्लासेस में, 11th में। अब हमें और क्या पता होना चाहिए? अब एक ये है कुछ 2 डायमेंशनल चीज़ें। अगर 3 डायमेंशनल चीज़ों में बात करें तो एक जेड एक्सिस भी होगा। जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, मतलब इस बोर्ड से आपकी ओर पॉजिटिव जेड एक्सिस और इस बोर्ड से डाउन द प्लेन नेगेटिव माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे कि ये अपना x एक्सिस है, इधर की तरफ y एक्सिस है, इधर की तरफ z एक्सिस होगा और इस बोर्ड के अंदर माइनस z। तो अब अगर किसी 3D पॉइंट को 3D, ये अब कितने डायमेंशन हो गए हमारे पास? एक डायमेंशन ये हो गया, एक डायमेंशन x में, एक डायमेंशन y में, एक डायमेंशन z में। तो ये पूरा प्लेन अब क्या हो जाएगा? 3D प्लेन। पहले क्या था हमारे पास? सिर्फ 2 ही डायमेंशन थे, एक x में था और एक y में था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 2D। और अब हमारे पास 3D है। तो अगर लेट सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ पे है अपने पास, ठीक है। अगर इस कैप की बात करें, लेट से कि अगर यहाँ पे ये कैप रखा हुआ है, तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे तो हम कैसे बता रहे होंगे? x एक्सिस में ये कितने डिस्टेंस पे है, इसका वो x कोऑर्डिनेट होगा। y में ये कितने डिस्टेंस पे है, ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा। और z में ये कितने डिस्टेंस पे है, ये इसका z कोऑर्डिनेट होगा। तो 3D में किसी भी पॉइंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? कुछ इस तरीके से, ये x, y, z के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम अपना एक्चुअल चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, वेक्टर। अब अगर बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर के बारे में बेसिक हमें क्या पता होता है? क्लास 9th में पहली बार जब ये इंट्रोड्यूस कराते हैं वेक्टर के बारे में, हल्का पहली बार पता चलता है, क्योंकि वहीं पे फोर्स, एनर्जी और ये सारी चीज़ें आती हैं सबसे पहली बार। तो वहाँ पे ये बताते हैं कि वेक्टर उसको बोलते हैं जिस क्वांटिटी के पास, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नोन एज वेक्टर। अच्छा, एक और क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर। तो बेसिकली फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, लेट्स से कि मास, फोर्स, एनर्जी, वर्क, पावर, करंट हो गया तुम्हारा, कैपेसिटेंस हो गया, ये सारी की सारी जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिनके पास क्या हो? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। जिनके पास क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर किसे बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। अच्छा, ये तो एक तरीका है स्केलर और वेक्टर को क्लासिफाई करने का। स्केलर और वेक्टर को दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं कि जिन क्वांटिटीज़ का सम और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सम और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी
जिन पे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो जाए, जिन क्वांटिटीज़ पे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होता हो उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलने का क्या मतलब है कि अगर 2 + 3 = 5 जिन क्वांटिटीज़ में हो रहा है उनको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जिन क्वांटिटीज़ के सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न इन सब का अपना रूल हो वो क्या होते हैं, बेसिकली जो ये नहीं होते हैं वो ये होते हैं। अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो अगर बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी, अगर नहीं हो रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, कैसे समझ सकते हैं इसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास डायरेक्शन होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास जो भी हमारे, अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 एम्पियर तो उसको हम ये बोलते हैं कि इसके पास डायरेक्शन है 2 एम्पियर इस तरफ से इस तरफ, तो इसको वेक्टर होना चाहिए था। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर एक वायर, लेट से कि एक जंक्शन हम बनाते हैं, यहाँ से 3 एम्पियर इधर की तरफ से आ रहा है और 2 एम्पियर इधर की तरफ से आ रहा है, तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि हमें पता होगा कि इस वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। 2 एम्पियर से इधर आ रहा है, 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो 5 एम्पियर का करंट इस साइड से फ्लो करेगा। इस करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये क्या हो रहा है, 2 + 3 = 5 होने की वजह से ये क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स किसी भी क्वांटिटी में अप्लाई हो रहा है तो उसको हम किस में रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर के केस में ऐसा नहीं है कि अगर वेक्टर, लेट से कि 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है, लेट से कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 3 न्यूटन का फोर्स हम इधर की तरफ से लगा रहे हैं, 4 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ये कैसे सॉल्व करना है, इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर सिर्फ इसकी बात करें कि 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस में और 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स 7 न्यूटन का है। ठीक है, और ये किस तरीके से मूव करेगा, इसका क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर में फर्दर देखेंगे। अभी यहाँ सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स अगर अप्लाई हो रहा है तो स्केलर क्वांटिटी है, नहीं हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ में नॉर्मली हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। स्केलर में सबसे पहले हम बात करें डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस बोलने का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस का डेफिनेशन, अगर एक्चुअल डेफिनेशन की हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। कि अगर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ जाना है तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी होगा, ये सब के सब क्या है, अलग अलग डिस्टेंसेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही हो सकता है कि इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन से मिला दें। तो ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, इसके पास कुछ अपनी मैग्नीट्यूड भी होगी। तो बेसिकली डिस्टेंस के पास क्या है, डायरेक्शन, जरूरी डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब लेट से कि अगर हम ऐसे बोलें कि आई वॉक 3 मीटर, ठीक है, हम 3 मीटर मान लो यहाँ से यहाँ गए। अब ऐसे तुम्हें सिर्फ कोई बोले कि 3 मीटर जाओ, तुम्हें ये नहीं पता होगा किस डायरेक्शन में जाना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक डिस्टेंस है, तुम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। लेकिन पार्टिकुलरली अगर तुम्हें एक डायरेक्टेड डायरेक्शन दे दीजिए कि 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वेक्टर हो जाती हैं और ये डिस्प्लेसमेंट के अंदर आएंगी। सिमिलरली इसी को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें स्पीड मिलता है। बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो अगर डिस्टेंस स्केलर था तो उसमें टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी हमें क्वांटिटी मिलेगी वो भी स्केलर मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है और अगर उसमें हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी क्वांटिटी मिलेगी वेलोसिटी, वो भी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलर और वेक्टर के। करंट पता ही चल गया कि करंट किस में जाएगा, स्केलर में। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है। अब बात करते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की। तो रिप्रेजेंट करने का कुछ ऐसा एक्सेस कोई रूल नहीं है, बस बेसिक इतना इसमें समझ सकते हैं कि वेक्टर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाले को अपन हेड बोलते हैं और ये इसका टेल है, ठीक। और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जिस तरफ भी ये डायरेक्टेड है वो रिप्रेजेंट करेगा कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है। लेट्स से कि अगर हमें लिखना हो 10 मीटर पर सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड लिख रहे हैं, ये क्या है, बस स्पीड है। जैसे ही लिखेंगे हम 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो 10 मीटर पर सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ऐसे लिखना हो कि 5 मीटर पर सेकेंड साउथ, 5 मीटर पर सेकेंड साउथ कैसे दिखाएंगे, 5 मीटर पर सेकेंड साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन इधर, साउथ डायरेक्शन इधर।
तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में इतनी सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि बेसिकली जो ये अपना वेक्टर है उसमें ये हेड होता है, ये टेल होता है, और ये जिधर की तरफ डायरेक्टेड है दिखा रहा होगा कि वो उस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है। अब वेक्टर में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली। वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। पैरेलली डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है कि अगर एक वेक्टर ऐसा है, जैसे कि इसको बोल देते हैं ए वेक्टर, ये इस तरीके से है, तो अगर इस वेक्टर को हम यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दें, इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर दें, तो इस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये वेक्टर क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस करने से इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि दो वेक्टर हमेशा इक्वल तब होंगे जब उनके पास मैग्नीट्यूड जो हो वो भी इक्वल हो और जो डायरेक्शन हो उनका वो भी इक्वल हो। जैसे कि बात करें कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लो कुछ 10 है, मैग्नीट्यूड को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, ठीक। अगर मैग्नीट्यूड इनका 10 है और डायरेक्शन भी कैसे है, अगर इसका मान लो कि ये एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड है तो ये भी एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड हो, तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर सेम है, तो क्या कहेंगे हम कि वेक्टर्स भी सेम है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर भी सेम। थर्ड पॉइंट है कि वेक्टर को रोटेट करते समय, अगर किसी वेक्टर को हम रोटेट करें, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि पैरेलली डिस्प्लेस करने पे वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर कोई वेक्टर है ऐसा, मान लो कि एक वेक्टर ऐसे इंक्लाइंड है, इसके पास कुछ समझ लो कि ये लेट से वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और ये इस तरीके से डायरेक्टेड है, हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन भी है। अब बात करें अगर कि इसको रोटेट करने की, अगर इसको रोटेट करने की बात करें हम, तो इफ़ अदर देन मल्टीपल ऑफ 360 पे हम रोटेट करें, इफ़ अदर देन मल्टीपल ऑफ 360 पे अगर रोटेट करें हम इस वेक्टर को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वेक्टर क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। वेक्टर कब चेंज करेगा, जब इसको हम अदर देन मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री पे रोटेट करें। बेसिकली कि अगर 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये 10 मीटर पर सेकंड का जो भी वेक्टर है, 360 पे रोटेट करने का मतलब कि ये वापस इसी पे आ जाएगा। 720 पे भी रोटेट करेंगे तो वापस इसी पे आ जाएगा। और किसी भी एंगल के लिए रोटेट करें, लेट से कि इसको तुम 30 डिग्री मान लो, यहाँ से अगर मान लो 30 डिग्री है, इसको 30 डिग्री पे हम रोटेट करें तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहले इसका डायरेक्शन कैसा था, ऐसे। तो वेक्टर के चेंज होने के लिए मैग्नीट्यूड को भी चेंज करो तो भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करो तो भी चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गए तब तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो वेक्टर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और वेक्टर चेंज कब नहीं होगा, जब अदर देन 360 डिग्री मल्टीपल पे हम रोटेट कर दें। और अगर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री पे चेंज कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री पे अगर इसको रोटेट कर रहा है तो वेक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है इसमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमें निकालना हो, तो लेट से कि अगर कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स दे रखे हों, तो अगर इनके बीच हमें एंगल निकालना हो तो सबसे पहले वेक्टर किसी भी तरीके से दिए जा सकते हैं। मान लो कि इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो, ठीक है, किसी भी तरीके से वेक्टर्स दिए जा सकते हैं। पहले क्या करो, पैरेलली जिस भी तरीके से डिस्प्लेस कर सकते हैं वैसे पहले डिस्प्लेस करो, फिर इनके बीच जो भी स्मॉलर एंगल होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसमें पैरेलली डिस्प्लेस कर लो और फिर जो भी स्मॉलर एंगल होगा, दैट विल बी एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स। तो जैसे मान लो कि अगर इस वेक्टर की बात करें, इस वाले जो ये दो वेक्टर इंक्लाइंड है इनकी बात करें, तो इसको पैरेलली डिस्प्लेस कैसे कर सकते हैं। मान लो कि ये ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है, तो पैरेलली इसको अगर लेट से कि यहाँ डिस्प्लेस कर लें, अगर यहाँ पैरेलली डिस्प्लेस कर लें तो यहाँ पे इसका एंगल लेट से कि अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ से 60 डिग्री बना रहा होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेस करने से क्या हो रहा है, एंगल बढ़ जा रहा है। तो हमारे पास स्मॉलर एंगल क्या है, 60 डिग्री। अगर स्मॉलर एंगल अपने पास 60 डिग्री है तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स क्या होगा, 60 डिग्री। अगर बात करें इस वाले की, लेट से कि यहाँ पे हम कुछ बोल देते हैं 150 डिग्री। तो अब इस पर क्या करें, अगर मान लो कि इस वाले को डिस्प्लेस कर दें, यहाँ पे हमने इसको डिस्प्लेस करा था, अब इसको डिस्प्लेस करके देखते हैं। अगर इस वाले वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करो, मान लो कि ये ऐसा है, तो पैरेलली कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, इधर भी ले जा 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 सकते हैं।
पैरेलली डिस्प्लेस करने का मतलब कि ये जो इसका इंक्लिनेशन है उसको चेंज मत करो, उठा के वैसे ही शिफ्ट कर दो जिस भी डायरेक्शन में तुमको शिफ्ट करना है, जहाँ पे भी शिफ्ट करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ से उठा के अगर इसको हम यहाँ बना दें तो अगर ये 150 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच कितना होगा एंगल हमारे पास 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री क्या है स्मॉलर एंगल है। अब अगर बात करें इन दोनों वेक्टर के बीच, तो लेट्स से कि अगर इसके बीच 240 डिग्री दे रखा हो, तो हमें पता है कि ये वाला एंगल 240 डिग्री है। तो अगर एक सर्कल है, एक सर्कल के बीच कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो अगर ये वाला 240 हो गया तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तो इनके बीच स्मॉलर एंगल क्या है अपने पास 120 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल क्या होगा अपने पास 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर एंगल इज 120 डिग्री। अब बात करते हैं इसमें यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर जैसा कि अपने नाम से क्लियर है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब इस हिंदी मीनिंग इसकी बात करें यूनिट की तो क्या होती है इकाई, बेसिकली 1। तो यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब होता है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है बस डायरेक्शन को, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ओनली, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो उसका कितना है 1 है। और ये किसी पार्टिकुलरली डायरेक्शन में, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइंड होता है, या किसी ऐसा बोल सकते हैं किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड होगा ये यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, लेट से अगर ये ए वेक्टर है तो ये बेसिकली दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, या फिर उसको दो चीज़ों के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है ए कैप। इसको क्या बोलेंगे अपन ए कैप। यही ए कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये ए कैप हमें क्या दे रहा होगा डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ए कैप क्या दे रहा होगा हमें डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक। तो यूनिट वेक्टर से क्या समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 1, और मिलेगा क्या हमें इससे डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब इतना समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड बेसिकली सबका सम स्क्वायर करके उसको अंडर रूट में लिखते हैं। अभी जैसे जैसे चैप्टर में फर्दर हम आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस यहाँ पे इतना समझे कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा किसी भी वेक्टर का पॉजिटिव होगा। ये कैसे निकालते हैं जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। फॉर द टाइम बीइंग इसको बस इतना समझ लें कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। अब बात करते हैं ये डायरेक्शन की। तो एक्स एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई कैप से, ठीक है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमें डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करना है तो दिस विल बी प्लस आई कैप, ठीक है। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमें मूव करना है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस आई कैप से। सिमिलरली अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करना है तो हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इसको प्लस जे कैप से, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करना है तो रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनस जे कैप से। अच्छा, प्लस माइनस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो समझ आता है कि अगर ये लाइन है अपने पास, अगर ये एक्सिस की लाइन है अपने पास तो इस डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस होता है अपना, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, वाई में प्लस इधर और वाई में नेगेटिव इधर। तो अगर इधर हमें मूव करना है तो प्लस आई कैप से कर जाएंगे, इधर माइनस आई, इधर प्लस जे और इधर माइनस जे। अब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन जो होता है, जो अपने पास जैसे कोऑर्डिनेट्स पढ़ते समय जो हम बात कर रहे थे कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना हो या किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का हमें पोजीशनिंग करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए 3D प्लेन चाहिए। और 3D प्लेन के लिए हमें सिर्फ 2 एक्सिस नहीं चाहिए होगा, तीनों एक्सिस चाहिए होंगे। तो अगर 3D प्लेन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें पोजीशन करना है तो अगर वो लेट से कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव जेड को रिप्रेजेंट करेंगे हम प्लस के कैप से और नेगेटिव जेड को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के कैप से। पॉजिटिव जेड बोलने का मतलब कि इस प्लेन के बाहर वाली चीज़, और नेगेटिव जेड बोलने का मतलब इस एक्स वाई प्लेन जो भी हमारा एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर वाली चीज़। तो इस टाइम से जितनी भी फिजिक्स हम पढ़ रहे होंगे इसके आगे, उसके लिए अब ये एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस हर बार इधर की तरफ होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन हर बार हम इधर की तरफ लेंगे, नेगेटिव जेड हमेशा इधर की तरफ। तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही होंगी तो क्या लिखेंगे प्लस आई कैप, उसके लिए इधर वाले की तरफ माइनस आई कैप, इधर के लिए प्लस जे माइनस जे प्लस के माइनस के।
तो अगर लेट से लिखें 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो आई कैप ये क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिखने का मतलब क्या है कि एक लेट से किसी ऑब्जेक्ट के लिए लिखा हमने 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो भी है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर बात करें 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस के कैप, अच्छा 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसका यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं, एक्सीलरेशन मिलता है, तो ये क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो किसी एक ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन कैसी है, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में है, माइनस के कैप। माइनस के कैप बोलने का मतलब कि नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो ये है एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, अब जैसे ही इस पर कैप लगा है, कैप लगने से क्या समझ सकते हैं कि है तो ये अपना कौन सा, यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और रिप्रेजेंट क्या करता है, डायरेक्शन। तो आई कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये सब क्या है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस जैसे प्लस आई प्लस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस आई नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सब के सब क्या है, यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी एक यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर मतलब कैप वाला, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो सिमिलरली आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ठीक है, अगर किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सब का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो प्लस आई लिखो माइनस आई लिखो, मैग्नीट्यूड लेने पे बेसिकली दोनों चीज़ें सिमिलर हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव हम ले नहीं सकते हैं। तो प्लस आई या माइनस आई, प्लस जे या माइनस जे, प्लस के या माइनस के, सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो यूनिट वेक्टर ये वाली चीज़ हमें यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि यूनिट वेक्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। अब अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दें, किसी वेक्टर का किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा लेट पढ़ेंगे हम। वेक्टर का स्केलर से करेंगे तो क्या होगा वो समझते हैं कि अगर लेट से कि यहाँ पे अपने पास कुछ ए वेक्टर है, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5a वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। स्केलर जहाँ भी यूज़ आ रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन अगर किसी वेक्टर का हम कर रहे हैं तो ये समझ सकते हैं कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हमें कर देना है। अब एक चीज़ यहाँ पे बस इतना, इस पार्टिकुलर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी होती है वो ये है कि अगर कोई वेक्टर, एक लेट से कि ए वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, अगर हम माइनस ए वेक्टर लिख दें तो माइनस ए वेक्टर लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि नेगेटिव अगर वेक्टर के आगे आ रहा है तो उसका मतलब बस इतना है कि हमें डायरेक्शन क्या करना होगा, ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। जो अपना पहले ए वेक्टर का डायरेक्शन था उसके ऑपोजिट कर दो। तो माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से। ठीक है, माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस तरीके से। तो अगर किसी वेक्टर में हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेगा वो, नेगेटिव जैसे ही उस वेक्टर के आगे आएगा वो उसके डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देगा। कि अगर जैसे बोलते हैं हम कि 10 मीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ हम प्लस बोल दें, अगर अपने प्लस वाई डायरेक्शन को हम बोल दें कि 10 मीटर पर सेकेंड, इसको मान लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन है अपना, और लिखें अगर 10 मीटर पर सेकेंड, तो -10 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, इधर की तरफ। इसीलिए ऐसे जो भी अभी पहले हम देख रहे थे जो कि इधर प्लस आई था इधर माइनस आई था, तो इधर प्लस आई और इधर माइनस आई बोलने का क्या मतलब है कि इसके आगे प्लस लगा है, जैसे ही इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए, ये जो डायरेक्शन इधर थी इसको उलट के इधर कर दिए। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या होता है बेसिकली कि डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दो। अब बात करते हैं अपन एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की, कि 2 वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ स्केलर्स तो पढ़ना नहीं होगा हमें। एडिशन ऑफ स्केलर क्यों नहीं पढ़ना होगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, 2 + 3 = 5 वाली चीज़। अब बात करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर की, कि एडिशन ऑफ वेक्टर में कैसे चीज़ें प्रोसीड होगी। लेट्स से कि अगर कोई 2 वेक्टर इस तरीके से दे रखा हो, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको किसी रैंडम एंगल पे बनाते हैं। ऐसे 90 डिग्री बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेट्स से कि 2 वेक्टर कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। पैरेलली अगर इसको शिफ्ट कर दें, इस वाले वेक्टर को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अगर ये वेक्टर ऐसे पैरेलली शिफ्ट होगा तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर में प्रोसीड करने से पहले क्या करना होता है, दोनों वेक्टर को
टेल टू टेल मैच कराओ, ठीक है, टेल टू टेल मैच कराओ। अगर लेट्स से कि तुम्हें इस तरीके से देके पूछा जाए कि इस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट इसका किधर होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर को हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो हम बार बार यूज़ करेंगे कि किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो जब भी रिजल्टेंट की बात कर रहे होंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर की। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, या ऐड करें इन दोनों वेक्टर्स को, तो जो हमारे पास एडेड वेक्टर मिलेगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से शिफ्ट करो कि उनका टेल टू टेल ज्वाइन हो, ठीक है। टेल टू टेल ज्वाइन होने के बाद एक चीज़ फॉर श्योर होगी कि अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, लेट्स से कि अगर ये अपने पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी वेक्टर जिधर भी होगा वो इन दोनों के कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है। जब भी इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ही कहीं लाई करेगा। और ए प्लस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला आता है अपने पास, ए प्लस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एंगल कौन सा लेना है, जब इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कराएंगे तो ये जो एंगल बन रहा होगा, ये थीटा जो बन रहा होगा वो वाला एंगल। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर के एडिशन का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर बात करें ऐसे समझ लो कि तुम उसी फर्स्ट एग्जांपल की, जो एक ऑब्जेक्ट पे हम बोल रहे थे कि 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ऐसे बोलोगे तुम, अगर एक ऑब्जेक्ट पे ऐसे बोल रहे हैं कि फोर्स 10 न्यूटन का है, सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स बोलता है तो नहीं समझ में आएगा किस डायरेक्शन में है। मेंशन करना पड़ता है हमें कि +x में है कि +y में है, -y में है, किधर है। तो फोर्स के पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें कि 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। ये अब ये तो क्या है, फोर्स क्या है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, लेट्स से कि इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमें ये पता है कि दोनों वेक्टर क्या है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट कुछ इसी डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट कुछ इन दोनों के बीच में आना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको निकालना हो तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 9 + 16 का अंडर रूट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 का रूट, दैट इज़ 5। तो एक ट्रायंगल हम पहले भी पढ़ के आए हैं, अगर इनके बीच अब एंगल फाइंड आउट करना हो तो क्या क्या एंगल्स होंगे। इस 4 न्यूटन को अगर यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन यहाँ शिफ्ट कर दो बेसिकली, तो 3 है इधर की तरफ, 4 है इधर की तरफ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल विल बी 53 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ें ये वाला एंगल कितना होगा 37 डिग्री, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 न्यूटन। तो ये वही वाला ट्रायंगल है 3, 4, 5 वाला, जो वहाँ बात करा था हमने ट्रिग्नोमेट्री में कि बार बार ये ट्रायंगल यूज़ में आना है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं, वो होता है अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना होता है कि अगर दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से लेट से कि इंक्लाइंड है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको पैरेलली शिफ्ट करके कुछ इस तरीके से लेते आओ कि पहले का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड हो जाए। तो ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। जो यहाँ से भी पता चल रहा है कि अगर इन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल मिला दे तो इनके बीच का जो भी ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर जो भी हुआ क्या होगा, इनके बीच ही आएगा। तो डायरेक्शन अगर मान लो कि दो वेक्टर ऐसे भी अगर बना लें, मान लो कि दो वेक्टर ऐसे ही बना लेते हैं जो सिमिलर है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या होगा, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे हम कुछ इस तरीके से, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा कुछ ऐसे। तो ए बी, ये क्या होगा हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो अपने पास तरीका बताइए एंगल लेने का तरीका, कि पैरेलली शिफ्ट कर लो और देख लो कि एक्यूट एंगल या स्मॉलर एंगल, एक्यूट नहीं स्मॉलर एंगल कहाँ मिल रहा है, ठीक है। एक्यूट ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, जैसे मान लो कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बात करें तो इनके बीच एंगल कितना होगा 120 डिग्री के अप्रॉक्स, 90 से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि ऑब्ट्यूसली इंक्लाइंड है ये एक दूसरे के साथ। तो एंगल लेते समय हमेशा ये ध्यान में रखना है एडिशन के टाइम पे कि पहले टेल टू टेल कनेक्ट कर लेना है। अपने पास अब लेट्स है कि कोई दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है और इनके बीच का एंगल क्या है थीटा। थीटा लेते समय हमेशा कौन सा ध्यान रखना है कि टेल से टेल पहले मैच करा लो, फिर पैरेललोग्राम एडिशन लगा के डायरेक्शन देख सकते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट।
ये रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ जो इन दोनों वेक्टर के बीच थीटा है अपना, उनके बीच वाला डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा, ये जो दोनों वेक्टर इंक्लाइंड है इनके बीच में कहीं ए प्लस बी लाई कर रहा होगा, तो इस रिजल्टेंट को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी वेक्टर। अब बात करें रिजल्टेंट के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की। तो देखो ये क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बेसिकली जब ये ए स्क्वायर लिख रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या अगर वेक्टर बी लिख रहे होंगे तो वेक्टर बी भी कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की अगर बात करें तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम किस चीज़ पे पहले डिपेंड करेगा वो समझते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, 2ab भी, ये भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों वेक्टर। हमारे पास वेरिएबल क्या हो सकता है, ये कॉस थीटा वाली चीज़ वेरिएबल हो सकती है। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से 1, कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से 1, मिनिमम वैल्यू होती है कॉस थीटा की -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा कितना होना चाहिए, कॉस थीटा 1 होना चाहिए। अच्छा, कॉस थीटा के 1 होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर्स कैसे ऐड होंगे, कुछ इस तरीके से कि अगर लेट से 4 न्यूटन यहाँ है, 3 न्यूटन यहाँ होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट जैसे देखो, जैसे ही ये कॉस 0 होगा, ये वाला जैसे ही ये एंगल 0 होगा, थीटा जैसे ही 0 होगा, ये क्या हो जाएगा 1 होते ही ये क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर का रूट। तो अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a + b। अच्छा, मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कब होगा ये, जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, -1, और ये -1 कहाँ होता है थीटा के लिए, पाई पे 180 डिग्री पे -1 होगा, -1। अच्छा, थीटा कितना अपने पास 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब कुछ इस तरीके से होने चाहिए दोनों वेक्टर्स। अच्छा, जैसे ही ये इसकी वैल्यू -1 हो रही है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, a² + b² -2ab, इसका अंडर रूट, कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, -1, क्योंकि इस कंडीशन में थीटा क्या है अपने पास 180 डिग्री, 180 डिग्री पुट करेंगे, ये वैल्यू -1 होगी। -1 होने का मतलब कि ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, a² + b² -2ab, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का, और इसके ऊपर अगर हम रूट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली a - b। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू a + b, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a - b। थीटा डिफाइंड है, थीटा कितना होना चाहिए मैक्सिमम के लिए 0, और थीटा मिनिमम के लिए कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अच्छा, कॉस क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 डिग्री पे ही ये मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री पे होगा, फिर कहाँ होगा 2π पे, ग्राफ पता ही है हमें। सिमिलरली अगर पहली बार कहाँ हो रहा है 0, 90, 180 पे, तो फिर ये मिनिमम कब आएगा इसका, इसमें 2π और ऐड कर देना। तो उस तरीके से इस चीज़ को चला के देख सकते हैं। ग्राफ देख रखा है हमने ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम में बस इतना ध्यान रहे कि मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और दो वेक्टर अगर कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है तो ये क्या दे रहा होगा, मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। बात करते हैं अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की। तो अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में आगे बढ़ने से पहले एडिशन वाले एक एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमें ए वेक्टर इस तरीके से था, बी वेक्टर इस तरीके से था, तो ए प्लस बी वेक्टर कैसे लिख रहे थे हम, उसका डायरेक्शन कैसे लिख रहे थे, ए प्लस बी का कुछ इस तरीके से। और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। थीटा कौन सा लेना है, इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल मिलाने के बाद जो एंगल बन रहा है उनके बीच का जो भी एंगल था, जिस भी एंगल पे ये इंक्लाइन है टेल टू टेल मिलाने के बाद, दैट इज आवर थीटा। अब बात करें अगर ए माइनस बी वेक्टर की, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं ए माइनस बी वेक्टर की। अच्छा, ए प्लस बी और ए माइनस बी में चेंज क्या है, बी वेक्टर के आगे वाला सिंबल। ए प्लस बी और ए माइनस बी में चेंज क्या है, बी के आगे वाला सिंबल। तो अब जैसे बी के आगे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या होगा, ए वेक्टर तो जैसा था वैसे ही रहेगा। माइनस बी लिखने पे ये क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो ए माइनस बी कैसे बना रहे होंगे हम, कुछ इस तरीके से। अगर ये एंगल थीटा था, इसको अगर इस तरीके से हम बना दें तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो जो भी हमारा फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले में क्या करेंगे, अब हम इनके बीच एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, इसको ले जाके उस फॉर्मूले में अगर पुट कर दें तो ए माइनस बी
ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा अपने पास। अच्छा, ये ऐसा करने का एक और भी रीज़न है, इसको ऐसा समझ सकते हैं ए प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस बी बोलने का मतलब कि ए इस तरीके से है और माइनस बी जो पहले अपना बी इस डायरेक्शन में था, अब वो कैसा है, इस डायरेक्शन में। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ बी को। नेगेटिव ऑफ बी बोलने का मतलब कि डायरेक्शन हमने ऑपोजिट कर रखा है। अब इनके बीच एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, इसका रूट। अच्छा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा, कॉस पाई माइनस थीटा अगर ASTC से बात करें तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो 180 से पीछे आ रहा है, पीछे आने का मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्री में देख चुके हैं। कॉस क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और कॉस 180 माइनस थीटा, तो जब भी 90 से इवन मल्टीपल है, इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 90 इंटू 2 माइनस थीटा। अगर 90 के साथ इवन मल्टीपल कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन उसी में रहता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा नेगेटिव का, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, कॉस क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेसिकली क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा कौन सा लेना है, पहले इसको अगर मान लो कि तुमसे a माइनस बी पूछा जाएगा तो सबसे पहले इस तरीके से बना लेना, थीटा ये वाला लेना होता है, ठीक है। ये वाला क्या है, 180 माइनस थीटा। तो अगर कुछ इस तरीके से कोई वेक्टर दे के a माइनस बी पूछे तो ये जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसको 180 के माइनस में लिखना, ठीक। ये है कुछ इस तरीके से a माइनस बी का फॉर्मूला, या रिजल्टेंट जो अपना एडिशन के टाइम पे जो रिजल्टेंट आ रहा था उसकी मिनिमम वैल्यू ही क्या होगी, इस वाले की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को अपन रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे। अब एक लॉ होता है वेक्टर में, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो इसके अंडर हमें क्या समझना होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स के अंदर, कि अगर एक ऐसा वेक्टर का हेड टेल, जैसे एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड होके अगर एक क्लोज पॉलीगन बनाए, जैसे कि मान लो ये ABCD, अगर ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें हम कि ये पहले का हेड दूसरे के टेल से, फिर दूसरे का हेड तीसरे के टेल से ऐसे कनेक्टेड है और ये क्लोज लूप बना रहा है, तो इनका रिजल्टेंट यानी A प्लस B प्लस C प्लस D क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल ही बना है, पॉलीगन मतलब कि कितने भी साइड्स हो सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल बना है कुछ इस तरीके से कि पहले का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से कनेक्टेड है, ये XYZ, तो ये X वेक्टर प्लस Y वेक्टर प्लस Z वेक्टर क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये है पॉलीगन लॉ के अंदर, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कुछ और एक आध चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी 3 वेक्टर या 4 वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड बोलने का मतलब कि हर 2 वेक्टर के बीच एंगल क्या हो, सिमिलर हो या फिर इक्वल हो। सिमिलर क्या मतलब, इक्वली होना चाहिए। इक्वली इंक्लाइन बोलने का मतलब क्या होता है कि इंक्लिनेशन बेसिकली 2 वेक्टर्स के बीच बराबर बराबर का हो। तो यहाँ पे अगर मान लो कि तीनों के बीच 120 डिग्री 120 डिग्री है, और ये A है, ये B और ये C, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर विल बी 0। अब बात करते हैं अपन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का बेसिकली मतलब होता क्या है, पहले वो समझते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बेसिक मतलब ये है कि अगर कोई एक वेक्टर है, लेट्स से कि अपना एक्सिस कुछ इस तरीके से है और यहाँ से एक वेक्टर कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बोलने का मतलब ये होता है कि इस एक्सिस के अलोंग इसको ब्रेक करना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, ब्रेकिंग अलोंग एक्सिस, ठीक है। किसी वेक्टर को इस एक्सिस के अलोंग ब्रेक करने को क्या बोलेंगे अपन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब समझते हैं कि ये किस तरीके से, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। अगर ये लेट से कि A वेक्टर है अपना, तो अगर x एक्सिस के अलोंग ब्रेक करें तो ये वाला जो भी अपना मिलेगा वो क्या होगा, और y जैसे इसको ब्रेक करने का मतलब क्या है कि इसको दोनों एक्सिस की तरफ हमें ब्रेक करना होगा। ये वाला जो डायरेक्शन में हमें जो भी मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, और इस डायरेक्शन में जो भी मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो देखते हैं। अगर इस एक्सिस को हम पैरेलली शिफ्ट कर दें, यहाँ पे इस एक्सिस को हम पैरेलली अगर शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो ये A वेक्टर जो भी है अपना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसको पैरेलली अगर यहाँ शिफ्ट कर दें तो एक्सिस के बीच, दोनों इस लाइन के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। इसको अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया।
अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ साइन थीटा हम इसके अकॉर्डिंग लिखें, इस वाले थीटा के अकॉर्डिंग अगर साइन थीटा लिखें, इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको बेस बोल देते हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा, p/a और cos थीटा विल बी b/a। परपेंडिकुलर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, a साइन थीटा और बेस क्या मिल रहा होगा, a cos थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a साइन थीटा, अगर थीटा इस तरीके से है वेक्टर से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, a cos थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन थीटा, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos थीटा। तो ये समझ सकते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर इस तरीके से इंक्लाइंड है और उसके इंक्लिनेशन का एंगल कितना है, थीटा, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या मिलेगा, cos थीटा, और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या मिलेगा, साइन थीटा। ठीक है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम ध्यान रख सकते हैं। अब इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज़ करेंगे हम फिजिक्स में आगे, जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस पर, जैसे अपना मोशन में या फिर फोर्स में, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ में आएंगी। इसको अभी के लिए एकदम अच्छे से समझ लें कि इसको ब्रेक डाउन करते समय, किसी भी वेक्टर को ब्रेक करते समय, अगर ये वेक्टर a है और यहाँ से थीटा है, तो इस डायरेक्शन में a cos थीटा और इस डायरेक्शन में a sin थीटा हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसको यहाँ शिफ्ट किया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल बना, और वहाँ से उसकी राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ को यूज़ करते हुए ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब कुछ जनरल चीज़ें वेक्टर्स में और जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो कि 3D प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट को हमें रिप्रेजेंट करना हो, या उस ऑब्जेक्ट का हमें वेक्टर में कोऑर्डिनेट लिखना हो, या वेक्टर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे मान लो कि ये मार्कर का कैप है जो यहाँ पे अगर इसकी लोकेशन यहाँ पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y, z हो, ये x, y, z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस में कितने दूर पे है, y में कितने दूर पे है, और z में कितने दूर पे है। मान लो कि तीनों में से, जैसे मान लो कि x पॉजिटिव वाला डायरेक्शन है, यहाँ पे है ये, तो ओरिजिन अपना अगर यहाँ माने, तो x में भी पॉजिटिव, y में भी पॉजिटिव, z में भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन कौन सा यूज होता है, +i, +j और +k। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, xi कैप + yj कैप + zk कैप। अच्छा, अब जैसे मान लो कि हम इस कैप को यहाँ लेते हैं, अपना ओरिजिन मान लो यहाँ शिफ्टेड है, और यहाँ इसको रखें, तो अभी क्या हो गया, नेगेटिव x में चला गया, पॉजिटिव y में और पॉजिटिव z में। तो नेगेटिव x में होते ही ये अब क्या हो जाएगा, -xi कैप, क्योंकि नेगेटिव x के साथ डायरेक्शन अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, -i कैप। तो ये क्या हो जाएगा, -xi कैप + yj कैप + zk कैप। अच्छा, अब अगर बात करें, मान लो कि यहाँ लेते आते हैं इसको, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओरिजिन अगर मान लो अपना यहाँ है, ओरिजिन अगर मान लो यहाँ पे है अपना ओरिजिन, लेट से कि ओरिजिन यहाँ पे है और ये कैप अपना यहाँ है, तो यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या होगा, -x -y। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -xi कैप -yj कैप + zk कैप। ये है इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब तीनों ही कंडीशन में मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे इस वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड हर कंडीशन में क्या होगा, x² + y² + z²। मैग्नीट्यूड तीनों कंडीशन में सेम होगा, x² + y² + z²। तो किसी भी वेक्टर, अब जैसे इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर लिखना हो, तो यूनिट वेक्टर पे हम क्या कर रहे होंगे, यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, a वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर क्या है अपने पास, xi कैप + yj कैप + zk कैप अपॉन इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, x² + y² + z²। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये सारी कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो हमें वेक्टर्स में हमें ध्यान रखनी है। तो हमारा क्या क्या हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जनरल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में। अब हमारे पास बचता है मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉट और फिर देखेंगे क्रॉस। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ वेक्टर्स में सिर्फ तीन ही चीज़ें पढ़नी होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट को दूसरे नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट किसी भी दो वेक्टर का अगर हम डॉट कर रहे हैं, तो डॉट से हमें जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, अगर लेट से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख रहे हैं, तो जो भी हमें मिलेगा, क्या मिलेगा वो भी देखेंगे, लेकिन जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। इसका एक एप्लीकेशन ये समझ सकते हैं हम कि
वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस, ठीक है। अब अगर याद हो तुम्हें कि फोर्स को हम वेक्टर बोलते हैं, फोर्स क्या है अपना वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ही है एफ डॉट एस। लेकिन वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें जैसे 9th में जब बताते हैं तो फोर्स को वेक्टर बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोलेंगे, वर्क को स्केलर बोलेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये चीज़ वहाँ क्लियर नहीं होती है। जैसे ही थोड़ा सा वेक्टर का बेसिक पता होता है हमें, तो हमें ये पता होता है कि इन दोनों वेक्टर्स का हम सिंस डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो रिजल्टेंट वर्क मिल रहा है वो क्या हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी हो रही है। अच्छा, इस ए डॉट बी को रिप्रेजेंट करने का, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब फिर अगेन कॉस थीटा में थीटा कौन सा लेंगे, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स। अब कुछ पॉइंट्स जो डॉट प्रोडक्ट में हमें ध्यान में रखना है कि इस ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी कॉस थीटा। ये ए और ये बी दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों मैग्नीट्यूड है बस स्केलर क्वांटिटी, और कॉस थीटा तो एंगल है, तो स्केलर इंटू स्केलर क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा। इसीलिए ए डॉट बी से जो भी रिजल्ट मिलता है हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। अब इस ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब कॉस थीटा क्या हो जाए 1 या थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम विल बी ए बी, और मिनिमम कितना होगा माइनस ए बी। माइनस ए बी कब होगा, जब कॉस थीटा क्या हो जाए -1, जहाँ पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री या पाई। अच्छा, अब अगर हम ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, दोनों की बात बराबर है, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी और दोनों बात बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये क्या लिखेंगे हम, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ से ये क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। अब ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, मिलना तो 6 ही है। तो ये दोनों स्केलर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉस थीटा तो एंगल है, तो इसकी भी वैल्यू कुछ मान लो कि नंबर में आ ही जाएगी। तो ये 3 नंबर्स को बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 नंबर्स को इधर अरेंज करें, किसी भी ऑर्डर से अरेंज करके करें, मल्टीप्लिकेशन से जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सेम आएगा। तो ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ये है अपना सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट क्या था, मैक्सिमम मिनिमम वाला। सेकेंड पॉइंट ए डॉट बी से ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए हम लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट कि अगर कुछ इस तरीके से हो, ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास हो कि ए डॉट बी प्लस सी है, तो इसको हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो, अगर हमें फाइंड करना हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कैसे निकालेंगे। ए डॉट बी हमें पता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी पता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ ए और मॉड बी भी बोल सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अच्छा, जैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर लेट से √3/2 मिली, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, तो एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स विल बी 30 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये थोड़ा सा मार्क टाइप की चीज़ है, इसको ध्यान में हमेशा रखें कि जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना होगा तो ये एक तरीका हम ट्राई कर सकते हैं कॉस थीटा निकालने के लिए, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए कैप डॉट ए कैप करें अगर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब ये कैसे हो रहा है, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जैसे ए कैप डॉट ए कैप, इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ए कैप लिखे हैं तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों ही ए कैप है, मतलब दोनों ही सिमिलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 1। उस हिसाब से आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा 1, जे डॉट जे कितना होगा 1, के डॉट के कैप क्या होगा 1, क्योंकि आई कैप भी यूनिट है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर, के कैप भी यूनिट वेक्टर, ठीक। अब बात करें अगर आई डॉट जे की, आई कैप डॉट जे कैप का बात करें अगर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आई कैप डॉट जे कैप में क्या हो रहा होगा, आई कैप कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव x, जे कैप कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव y, इनके बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या होगा 1 ही,
इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा 1 1 और ये कॉस 90 विल बी 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू 0, सिमिलरली जे डॉट के की वैल्यू 0 और यहाँ पे से के डॉट आई की भी वैल्यू 0। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर होते ही हैं। जेड एक्सिस जो होता है, जेड एक्सिस अगर मान लो कुछ इस तरीके से बना रहा है तो ये एक्स के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, वाई के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसके साथ भी cos 90 आएगा, इसके साथ भी cos 90 आएगा, k डॉट आई के साथ भी। तो i डॉट आई पे 1 मिलेगा, i डॉट जे पे हमें 0 मिल रहा होगा। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है अपना, इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि लेट से कि अपने पास एक a वेक्टर है जिसकी वैल्यू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक। और एक अपने पास b वेक्टर है जिसकी वैल्यू है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर हमें a डॉट b निकालना हो, a डॉट b निकालना हो तो देखो करेंगे क्या, पहले a1 यहाँ से लेंगे और तीनों के साथ डॉट करेंगे बारी बारी से, ठीक है। फिर उसके बाद से a2 पिक करेंगे, फिर इन तीनों के साथ बारी बारी से, फिर a3 पिक करेंगे, फिर इन तीनों के साथ बारी बारी से डॉट करेंगे। तो अगर a डॉट b निकालना है हमें तो पहले a1 को पिक करते हैं, a1 डॉट b1 दोनों i कैप हैं तो ये क्या हो जाएगा a1 b1। अगर अब यहाँ से a1 पिक करें तो अगर a1 पिक कर रहे हैं यहाँ से और इसको उसके साथ तीनों के साथ बारी बारी डॉट करें तो a1 i कैप डॉट b1 i कैप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a1 b1, क्योंकि i कैप इन दोनों का डॉट क्या होता है, इन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा 1 और a1 इंटू b1 वो तुम्हारा नॉर्मल मैथमेटिक मतलब स्केलर वाली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर बात करें अगर a1 i कैप डॉट b2 j कैप तो i डॉट j 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर सिमिलरली a1 i कैप इंटू b3 k कैप, a1 i कैप और b3 k कैप में अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट k कितना था, 0 था, क्योंकि i क्या अपने पास पॉजिटिव x और k क्या है पॉजिटिव z, तो डायरेक्शन कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो a1 के साथ डॉट करने पे सिर्फ हमें क्या मिलेगा a1 b1, क्यों मिल रहा है, क्योंकि दोनों ये i कैप में है। सिमिलरली जैसे ही a2 के साथ तीनों के साथ a2 अगर पिक करें और तीनों के साथ अपन डॉट करें तो तीनों के साथ डॉट करने पे क्या होगा, a2 j को अगर b1 i के साथ डॉट कर रहे हैं तो ये क्या मिलेगा 0, क्योंकि j पॉजिटिव y और b1 i कैप क्या है पॉजिटिव x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा सिर्फ a2 b2, क्योंकि ये दोनों क्या हैं दोनों ही y डायरेक्शन में है तो सिर्फ इसी का हमें एंगल मिलेगा। फिर अगर मान लो a3 पिक करें तो a3 के साथ अगर b1 i कैप करेंगे तो a3 क्या है प्लस के कैप में यानी पॉजिटिव z में, और b1 किधर है इधर की तरफ, तो 90 डिग्री बनेगा इनके बीच 0, इसके बीच भी 90 डिग्री 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा सिर्फ a3 b3। तो a डॉट b करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। a1 b2 क्यों नहीं आया, क्योंकि डायरेक्शन इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इनके बीच भी एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर इसको पिक करेंगे तो इसके साथ ये क्यों नहीं आ रहा है 90 डिग्री बन रहा है, इसके साथ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो a डॉट b की वैल्यू कितनी हो गई a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में हमें पूछ ले कि फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, तो हम क्या लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b की वैल्यू कितनी हो गई a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट में इसका मॉड इंटू इसका मॉड, क्या होता है मॉड a मॉड b, इसका मॉड क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। मॉड लिखना अभी पहले कुछ देर पहले देखा था कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, अगर कोई एक वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का अंडर रूट। हम क्या देख चुके हैं डॉट प्रोडक्ट देख चुके हैं, अब हमें देखना है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको दूसरे नाम से हम वेक्टर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। अब समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें कैसे प्रोसीड करना होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b बोलने का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। a क्रॉस b बोलने का मतलब होता है कि a से b की तरफ जाना है। अच्छा, सिंस ये वेक्टर प्रोडक्ट है, नाम से ही क्लियर है कि इससे जो भी आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। वेक्टर क्वांटिटी मिलने के बाद एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा, और ये क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। वेक्टर क्वांटिटी मिलने की वजह से इसका हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए।
वेक्टर तभी डिफाइन है जब इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि A क्रॉस B, इस चीज़ को एकदम अच्छे समझें कि हर बार डायरेक्शन, क्योंकि बार बार फिजिक्स में दो वेक्टर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। टॉर्क जैसी चीज़ें आएंगी जहाँ हमें R क्रॉस F कर रहे होंगे, एंगुलर मोमेंटम आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ दो वेक्टर का हमें क्रॉस करना होगा, और वहाँ पे डायरेक्शन निकालने के लिए हम यही चीज़ यूज़ करेंगे जो अभी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। A क्रॉस B बोलने का मतलब होता है कि A से B की तरफ जाना होता है। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बोलने का मतलब ये होता है कि पीछे वाले वेक्टर से आगे वाले वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, और थंब जिधर की तरफ है वो अपना रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। तो A क्रॉस B बोलने का मतलब क्या है कि A से B की तरफ अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो इसका जो भी रिजल्टेंट आ रहा है विच इज़ AB साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव Z की तरफ, ठीक है। तो अगर A आई कैप में है, क्रॉस कर रहे हैं इसका B J कैप के साथ, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव K में, ठीक है। रिजल्टेंट इस किधर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव K कैप की तरफ। तो अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू उसमें क्या लिख रहे थे, A डॉट B अपॉन A मॉड A मॉड B, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख लेंगे, A क्रॉस B अपॉन मॉड A मॉड B। तो मॉड A मॉड B लिखने आता है। क्रॉस कैसे करना है, जैसे डॉट करने का तरीका क्या आया था अपने पास कि अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 करके एक वेक्टर है और एक B1 प्लस B2 प्लस B3 करके एक वेक्टर है, उन दोनों का डॉट कर देते तो क्या मिल रहा था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस B1 B3। वैसे ही क्रॉस करने पे भी क्या रिजल्ट आएंगे वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन साइन थीटा अगर हमें निकालना है किसी एंगल के बीच, किसी दो वेक्टर के बीच अगर हमें एंगल निकालना है, ठीक है, तो या तो कॉस थीटा निकाल लो या तो साइन थीटा निकाल लो। तो एक तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हैं हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आएगा, A क्रॉस B वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉड A मॉड B। अब कुछ पॉइंट्स इसमें भी हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं, अगर बात करें हम A क्रॉस B की, A क्रॉस B बोलने का मतलब अगर लेट्स से कि अपने पास A वेक्टर इधर है और B वेक्टर इधर है, तो A क्रॉस B किधर आ रहा था, A अगर इधर है B इधर है, तो A क्रॉस B किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो A किधर हो गया अपना, मान लो कि प्लस आई कैप में, B किधर है प्लस J कैप में, तो A क्रॉस B किस तरफ आया, प्लस K कैप में। बस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि A क्रॉस B का डायरेक्शन जो भी आएगा, A क्रॉस B जो भी आएगा वो क्या होगा, A से भी परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B, और B से भी परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B। जेड एक्सिस में आने का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर है, और वाई में आने का मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में आने का मतलब कि एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। तो ये ए से भी परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ए अपना किधर की तरफ था, एक्स में, और बी किधर की तरफ था, वाई में, तो ये ए से भी परपेंडिकुलर है और वाई से भी परपेंडिकुलर है। अब अगर बात करें कि इस चीज़ को ए डॉट ए क्रॉस बी से अगर कुछ इस तरीके लिखें कि A डॉट A क्रॉस B या B डॉट A क्रॉस B, अगर इस A क्रॉस B को उठा के इन दोनों के साथ डॉट करें तो यहाँ से हम डायरेक्ट ज़ीरो लिख सकते हैं। क्यों डायरेक्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि A क्रॉस B इस A के परपेंडिकुलर है। अगर ये A क्रॉस B इस A के परपेंडिकुलर है और उसका हम डॉट A के साथ कर रहे हैं, मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होगी। सिमिलरली B के साथ भी वही कंडीशन है कि A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू B, अगर उसके साथ डॉट कर रहे हैं तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री, फिर हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। अच्छा, अब बात करते हैं क्या हम A क्रॉस B को B क्रॉस A लिख सकते हैं कि नहीं। अगर बात करें कि A क्रॉस B को B क्रॉस A लिख सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। A क्रॉस B अगर करें तो ये पॉजिटिव Z की तरफ आ रहा है। B क्रॉस A करने का मतलब कि B से A की तरफ आना है। B, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना होगा कि A क्रॉस B बोलने का मतलब है कि A से B की तरफ जाइए, A से B की तरफ जाने पे पॉजिटिव Z। B क्रॉस A का मतलब B से A की तरफ आइए मतलब नेगेटिव Z, B से A की तरफ आने का मतलब नेगेटिव Z है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है। A क्रॉस B को हम B क्रॉस A के बराबर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो बातें बराबर हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो और A क्रॉस B से हमें क्या मिलता है, वेक्टर। तो वेक्टर के कंडीशन में अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है मतलब वो वेक्टर भी ऑपोजिट है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, एक नेगेटिव अगर हम पहले से लगा दें तो वो क्या करेगा, उसको काउंटर बैलेंस कर लेगा। तो A क्रॉस B को हम माइनस ऑफ B क्रॉस A लिख सकते हैं। माइनस ऑफ B क्रॉस A जैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि B क्रॉस A करा, इधर की तरफ आया, उसमें माइनस लगाएंगे, ये फिर इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये A क्रॉस B से मैच कर जाएगा। तो A क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ B क्रॉस A।
अच्छा, अब बात करें ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ए बी साइन थीटा। अच्छा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम होता है -1। तो ए क्रॉस बी जो अपना ए बी साइन थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब साइन थीटा क्या हो जाए 1, उस कंडीशन में थीटा क्या होगा 90 डिग्री। ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -ए बी। ए बी कब, जब थीटा 90 डिग्री है। साइन का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से, यहाँ पे 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2। तो जब थीटा कितना है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ए क्रॉस बी की मैक्सिमम, और मिनिमम कब होगी, जब थीटा कितना अपने पास 270 डिग्री या 3π/2। अब बात करते हैं किसी दो वेक्टर की जो बेसिकली क्या हो, कोलिनियर हो, या फिर जिनके बीच एंगल कितना हो 0 डिग्री। इस कंडीशन में ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होता है ए बी साइन थीटा। अगर थीटा 0 है तो ये वाली वैल्यू 0, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अगर कुछ ए कैप क्रॉस ए कैप लिखें, ए कैप क्रॉस ए कैप का मतलब क्या हो गया, ये इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1 और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, मतलब इनके बीच एंगल 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि आई क्रॉस आई कितना होगा 0, जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा 0, के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा 0। इस वाले को मल्टीप्लाई प्रोनाउंस ना करें, इसको, ये क्रॉस है, ठीक है। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अब बात करें आई क्रॉस जे की। आई क्रॉस जे का अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो, तो इसकी आई क्रॉस जे का अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो या फिर वैल्यू निकालनी हो, तो वैल्यू कितना होगा इसका, आई मॉड जे साइन थीटा। ये तो हो गया इसका वैल्यू, और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, आई से जे की तरफ जाओ। आई से जे की तरफ मतलब प्लस के, तो ये कितना होगा के। अच्छा, आई और जे के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। मॉड ऑफ आई 1 मॉड ऑफ जे 1 साइन 91। तो बेसिकली आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप डायरेक्ट कितना होगा के कैप, क्योंकि ये तीनों क्या है 1 है उस कंडीशन में। सिमिलरली अगर जे क्रॉस के करें तो इसकी वैल्यू आती है आई कैप, और के क्रॉस आई करें तो इसकी वैल्यू आती है जे कैप। अब ये कैसे निकाल सकते हैं अपन, एक्सिस सोच के भी निकाल सकते हैं, और एक शॉर्टकट जो इसमें चलता है वो भी अभी देखते हैं कि वो क्या होता है। पहले एक्सिस के थ्रू समझ लेते हैं, फिर वो एक जो तरीका होता है वो, तो उससे काफ़ी चीज़ें वो आसान हो जाएंगी। पहले जो एक्चुअल तरीका है उससे समझ लेते हैं इसको, कि जे क्रॉस के करने का मतलब क्या है, कि जे से के की तरफ आओ। लेट्स से कि अगर अपना ये एक्सिस इधर तरीके से है, ठीक है, आई जे और के इस डायरेक्शन में, के किधर है इस डायरेक्शन में, तो जे क्रॉस के करने का मतलब कि जे से के की तरफ अगर फिंगर को कर्ल करें, तो हाँ अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है, प्लस आई की तरफ, तो डायरेक्शन किधर होगा प्लस आई। और सिमिलरली वो क्या होगा, मॉड जे मॉड के साइन थीटा, थीटा इनके बीच 90 डिग्री है, तो वो 1 मॉड जे मॉड के 1 ही होंगे। सिमिलरली अगर बात करें के क्रॉस आई की, तो के से आई की तरफ हमें जाना है, तो के किधर है अपने पास इस डायरेक्शन में, के किधर है इधर की तरफ, और आई किधर है उधर की तरफ। तो के क्रॉस आई इधर की तरफ अगर जाए तो अपना थंब किधर आ रहा है पॉजिटिव वाई में, तो वो क्या होगा प्लस जे कैप। अच्छा, इसमें जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक सर्कुलर चीज़ बना लो, यहाँ पे आई लिख लो, यहाँ पे जे लिख लो, और यहाँ पे के लिख लो। जब जिन दो, अच्छा सेम पे अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वो तो 0 होगा, ये समझ आ रहा है। आई क्रॉस आई विल बी 0, जे क्रॉस जे विल बी 0, के क्रॉस के विल बी 0। क्यों होगा 0, क्योंकि इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर आई को जे के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो प्लस के मिल रहा है, जे को के के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो प्लस आई मिल रहा है। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, एक ऐसा सर्कल बना लो, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी दो का क्रॉस कर रहे हैं तो थर्ड वाला पॉजिटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं तो थर्ड वाला पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो थर्ड वाला नेगेटिव। तो जैसे आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है तो प्लस के मिला, अगर जे क्रॉस आई लिखें तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या मिलेगा माइनस के। जिन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं वो दोनों नहीं, थर्ड वाला लेना है। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव। सिमिलरली अगर आई क्रॉस के कर दें, आई क्रॉस के कर दें तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ जे। के क्रॉस आई पे क्या मिल रहा था, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज है तो जे मिल रहा था, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे मिल जाएगा। सिमिलरली और क्या बच गया, जे क्रॉस के,
जे और के ये क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ आई। तो ये एक तरीका होता है डायरेक्शन निकालने का दो वेक्टर के प्रोडक्ट का। अब बात करें दो वेक्टर्स की, उसी तरह जैसे हमने डॉट में बात करा था कि ये क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और B क्या है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब लिखें अगर A क्रॉस B, तो A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये पता है A1 आई और B1 आई, ये दोनों आई वाले जो हैं ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आई क्रॉस आई कितना होगा, ज़ीरो। A क्रॉस B करने का मतलब सीधा सा ये है कि पहले इसको पिक करो, तीनों के साथ क्रॉस करो, फिर इसको पिक करो, तीनों, जैसे डॉट में हमने किया सिमिलरली वही प्रोसेस की, फिर इसको पिक करो, इसके साथ क्रॉस करो। तो अगर ये पिक कर रहे हैं अपन, अगर ये पिक कर रहे हैं तो B1 से अगर क्रॉस करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि ये आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। अच्छा A1 और A2 आई क्रॉस जे करें, इसको लिख लेते हैं यहाँ आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा, थर्ड वाला पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा, ये A1 B2 के कैप, A1 B2 के कैप प्लस फिर A1 B3 आई क्रॉस के इधर आ गया ये, तो अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A1 B3 जे कैप। आई क्रॉस के करने का मतलब कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते ही जे क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया A1 के साथ। अब A2 को पिक करें, A2 को पिक करेंगे तो जे क्रॉस आई करना है, जे क्रॉस आई करेंगे तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज गए, तो ये भी क्या आएगा, माइनस के कैप। तो यहाँ से क्या आएगा, A2 B1 माइनस के कैप। A2 जे B2 जे की वैल्यू ज़ीरो, जे क्रॉस जे की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जे क्रॉस के क्या है, जे क्रॉस के इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, पॉजिटिव आई। तो A2, इसको क्या लिखेंगे, A2 B3 आई कैप प्लस A3 पिक करें तो K क्रॉस आई करना है, तो K क्रॉस आई करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो प्लस जे मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, A3 B1 प्लस जे कैप, फिर K क्रॉस जे इज़ नेगेटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, A3 B2 माइनस आई कैप। ठीक है, तो दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ से देख सकते हैं कि सब में क्या है, दो क्वांटिटीज़। तो अगर इनको अरेंज करें, मतलब सबको, मतलब अब यहाँ से देख सकते हैं कि सब में दो क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर इनको अरेंज करें तो क्या मिलेगा हमें, A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, A3 B1 माइनस B1 A3 जे कैप, और फिर यहाँ से क्या मिलेगा, A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। ठीक, अच्छा इसी प्रोडक्ट को, इसी क्रॉस प्रोडक्ट को करने का एक और तरीका होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। एक छोटा सा टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में, छोटा सा चैप्टर है ये बेसिकली, डिटर्मिनेंट। रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं, बाकी निकालना होगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाला नहीं समझ आया तो ये तरीका तो है ही अपने पास, एक तरीका तो है ही कि A1 में आई क्रॉस आई करेंगे ज़ीरो होगा, आई क्रॉस जे विल बी के, वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 B2, आई क्रॉस के विल बी माइनस जे, वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस A1 B3 जे कैप। डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ना लिखें, डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है। और आई प्लस जे हम नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स से तो नहीं कर सकते हैं, हमें वेक्टर यूज़ करना होगा। तो इसीलिए मेंशन करें और सबको अलग अलग लिख लें, आई में क्या आ रहा है, जे में क्या आ रहा है और के में क्या आ रहा है। तो ये क्या होगा, आई A क्रॉस B का ये रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर इसी को करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ लिख लो A1 A2 A3 और यहाँ लिख लो B1 B2 B3। जब आई कैप के लिए हमें निकालना होगा तो ये वाली लाइन को इग्नोर करें, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई कैप इन में A2 B3 माइनस A3 B2। क्या किया हमने, जब आई को पिक किया तो ये वाला और ये वाला लाइन इग्नोर करो, सिर्फ ये चार चीज़ें बची, पहले इधर से मल्टीप्लाई माइनस इधर से मल्टीप्लाई। ठीक, फिर अगर जे को पिक करते हैं तो जे के पहले, जे लेते समय ही आगे माइनस लगा देना होता है,
इस पर अगर सिंबल असाइन करने की बात करें तो आई के साथ प्लस, जे के साथ नेगेटिव, के के साथ प्लस। अब जे को हमने पिक किया तो जैसे आई में क्या करा था, ये वाला लाइन इग्नोर, इसमें क्या करो, ये वाली लाइन इग्नोर कर दो, तो ये दोनों चीज़ बची। अब इन दोनों चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, A1 B3 माइनस B1 A3, ठीक है। इन दोनों लाइन को इग्नोर करने पे क्या हो जाएगा, जे के साथ A1 B3 माइनस B1 A3, ये हो गया जे कैप में। अब बात करें अगर के कैप में, तो के कैप में ये दोनों लाइन इग्नोर करेंगे तो ये 4 चीज़ें मिलेंगी। इसमें क्या करेंगे, पहले इधर और फिर इधर, तो दिस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। अब ये वाला रिजल्ट भी इसी के बराबर है। तो ये 2 तरीके हैं क्रॉस निकालने के, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म भी यूज़ कर लो या फिर ये वाला भी यूज़ कर लो कि एक पिक करो फिर तीनों के साथ क्रॉस, जिसमें कि सिमिलर वाला भी 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के में बस डायरेक्शन का ध्यान रखो और वो वाली वैल्यू बारी बारी से अलग अलग लिखो और तीनों को फिर एक प्रॉपर अरेंज करके आई में क्या आ रहा है, जे में क्या आ रहा है और के में क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट फॉर्म को भी यूज़ करके ये सारी चीज़ें हम आराम से लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में करना क्या होगा, आई जे के लिख लेना और तीनों क्वांटिटीज़ बारी बारी से यहाँ पे। अगर आई को पिक कर रहे हैं तो इसको साइन पहले साइन करना होगा, तो प्लस माइनस प्लस, आई के साथ प्लस आई कैप इनटू, इसको इग्नोर करो, ये जो 4 क्वांटिटीज़ बच रही हैं इसमें पहले इधर से मल्टीप्लाई माइनस इधर से मल्टीप्लाई, जे के लिए माइनस जे लिखना, इनको इग्नोर करके यहाँ से पहले प्लस इधर से मल्टीप्लिकेशन माइनस इधर से मल्टीप्लिकेशन। के में क्या करेंगे, पहले प्लस के लिख लो और फिर इसको इग्नोर करने के बाद यहाँ पे 4 क्वांटिटीज़ बचेंगी, इधर से मल्टीप्लिकेशन माइनस इधर से मल्टीप्लिकेशन। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि अपने पास ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर है 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। अगर इस कंडीशन में हमें ए क्रॉस बी निकालना हो तो एक आसान वाला तरीका क्या है, वो सर्कुलर वाला, तो वो आप खुद से ट्राई करें। एक डिटर्मिनेंट वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हम इस चीज़ से नए हैं, तो उसके थ्रू हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आई जे और के लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, A1 A2 A3, फिर यहाँ पे B1 B2 B3। A1 A2 A3 और B1 B2 B3 लिखते समय एज इट इज़, अगर यहाँ +2 है तो +2, -4 है तो -4, यहाँ +5 +5 +8, वैसे ही ये भी वैसे ही, ठीक। अब ए क्रॉस बी हमें करना है, तो आई को जब पिक करेंगे तो क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ, ये 4 क्वांटिटीज़ बची, इसमें पहले इसका मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आई के साथ कैसे लिखना है, प्लस आई 3 × 3 9 माइनस ऑफ 8 × -4 दैट इज़ -32 प्लस, ये तो हो गया आई कैप के साथ। अब पता है हमें कि जे कैप के साथ क्या आएगा, माइनस जे, यहाँ प्लस लेना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो जे के साथ क्या लेंगे, माइनस ऑफ जे। अब अगर जे पिक करेंगे तो इस लाइन को और इस लाइन को इग्नोर करो, इसको और इसको इग्नोर करें अगर, तो माइनस जे इंटू क्या लिखेंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन विल बी 6 माइनस ऑफ -20, इसको इग्नोर करें, अगर इसको इग्नोर करें तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 माइनस ऑफ -20, फिर क्या लिखेंगे, प्लस के कैप, इसको इग्नोर करें तो ये 4 चीज़ें बची, ये मल्टीप्लाइड माइनस दिस मल्टीप्लाइड, तो ये कितना 2 × 8 -15। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 41 आई कैप प्लस ये कितना होगा 26 माइनस जे, तो -26 जे कैप, और वो कितना हो जाएगा 1 के कैप। 1 के कैप को के कैप भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके यहाँ से मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमें साइन थीटा इनके बीच पूछा जाए, साइन थीटा अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू पता है अपॉन मॉड ए मॉड बी। मॉड ए कैसे होगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर। बी का मॉड कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर। डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो थीटा ही पता चल जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो वेक्टर में हमें पता होनी चाहिए, जिसका यूज़ करेंगे हम अपने फर्दर फिजिक्स में। सो दैट्स ऑल इन वेक्टर।